महारानी का इंतकाम। ये कवर चित्र है दोस्तों। इसी नगर में चल और अचल नाम के दो भाई रहते थे। दोनों निरंतरनाथ थे। माँ बाप की जमा पूंजी तो हम खा पी चुके। अब यदि हमने कुछ काम न किया तो भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। हाँ चल, हम तुम ठीक कहते हो, परंतु चिंता मत करो, मैं कुछ करूंगा। रात होने को चल, राजमहल की ओर चल। मैं अपने भाई को भूखा मरने नहीं देख सकता। क्यों न राजमहल में चोरी करूं। मौका देखकर चल ने महल की दीवार पर कमरबंद फेंकी। अगर आज बड़ा हाथ मार लिया तो फिर हम नगर में हमेशा के लिए छोड़ देंगे। और चल बड़ी सावधानी से जिस कमरे में पहुंचा, राजकुमारी नीलम का शयन कक्ष था। ओह कैसा अनोखा रूप! पर हमारे भाग्य में यह सब कहाँ। और राजकुमारी के रूप मोह में फंसा वह चल जैसे ही आगे बढ़ा। अरे बाप रे! और दीप धार की आवाज। राजकुमारी नीलम चौंक कर जाग उठी। कौन हो तुम, कौन हो? चोर, चुप, मैं चोर हूँ। चोर का नाम सुनकर राजकुमारी बौखला उठी। चोर? पहरेदार महल में चोर घुस आया? चोर चोर! बाप रे! सिर मुंडाते ही ओले पड़ गए। पकड़ो पकड़ो, भागने ना पाए। नहीं नहीं, और ले चलो इसे कल नगर के बीचों बीच चौराहे पर फांसी टांग देना। मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं चुराया। सैनिकों चल को खींच कर ले जाने लगे तो वह गिड़गिड़ाने लगा। मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मैं मर गया तो मेरा भाई, छोटा भाई भूखों मर जाएगा। दफा हो जाओ। और चल पकड़े जाने की खबर सारे नगर में फैल गई और लोग चौराहे की ओर जाने लगे। कमाल है, हो गया, पंडित जी दीन दयाल शास्त्री का बेटा चोर निकला और उसे राजा ने सरेआम फांसी की सजा दी है। क्या बकते हो? यह झूठ है, मेरा भाई चोर नहीं है। फिर जाकर अपनी आंखों से देख लो। तुम्हें क्या, मुझ पर क्यों बिगड़ते हो? देखो, एक चोर दूसरा दादागिरी दिखाता है। मारो, इसकी खाल खींच लो। यह चोर है, इसका मुंह काला करो और फांसी पर चढ़ा दो। नहीं नहीं, मेरा भाई को छोड़ दो, वो चोर नहीं है। नहीं भाई, कह दो तुम चोर नहीं हो। हाय, मैं लुट लुट जा मेरा भाई, तू लौट जा भाई। जला दो चल को फांसी के तख्ते पर खड़ा कर दिया। मुझे दुख है भाई, मैं तुझे रोटी ने जुटा सका। अचानक चल किसी ने न सुनी और चोरी के जुर्म में फांसी पर चढ़ा दिया गया। महाराज की जय हो, आपकी आज्ञा के अनुसार चोर को फांसी दे दी गई है। जो हुक्म महाराज। अच्छा किया, उसकी लाश को अभी वहीं खंबे पर बंदे रहने दो ताकि दूसरे लोग चोरी करने की हिम्मत न कर पाए। और अकेला चल बिना दिया बत्ती जलाए चुपचाप सो पड़ा रोता रहा। यह तुमने क्या किया मेरे भाई? मेरे वास्ते अपनी जान दे दी। आधी रात को अचानक कुछ सोच का हुआ चल उठ पड़ा हुआ। जिस तरह तुमने अपना जीवन दिया है, मैं भी अपना जीवन दे दूंगा। और उस रात अचल भी चोरी के इरादे से राजकुमारी के कक्ष में पहुंचा। वो लगता है तेरे रूप जाल में फंसकर मेरा भाई पकड़ा गया। तेरी वजह से मेरा भाई मौत के मुंह में जाना पड़ा। एकाक उठ उठो और मुझे मेरे भाई के पास पहुंचा दो। कौन हो तुम? मैं भी चोर हूँ, मेरे भाई को तुमने फांसी पर चढ़ा दिया, मुझे भी फांसी पर चढ़ा दो। तुम तुम भी पंडित दीननाथ शास्त्री के बेटे हो? हाँ। एक तो तुमने फांसी पर चढ़ा दिया, अब मुझे भी चढ़ा दो। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो। मैंने तुम्हारे भाई को मौत की सजा नहीं दिलवाई। यह अचानक हो गया, मेरा इसमें कोई दोष नहीं है। अचानक? खूब अचानक। एक जिंदगी खत्म हो गई और तुम कहती हो तुम्हारा कोई दोष नहीं है। मैं सच कहती हूँ, चाहे बदले में मेरा जीवन ले लो। सहसा अचल राजकुमारी नीलम की कलाई पकड़ी। अगर ऐसा है तो तुम मेरे साथ चलो और मेरे और तुम्हारे पिता को दूसरा दूस तुमसे दूर करके ऐसा सजा दूंगा कि कभी बिना सोचे समझे किसी को सजा नहीं देंगे। ठीक है चलो। इधर
से नहीं, इधर सख्त पैरा है। हम गुप्त मार्ग से बाहर जाएंगे। और तुम मुझे धोखा दिया तो यह लो। अगर तुमने धोखा दूं तो इस कटार से मेरे हत्या कर देना, ठीक है? और दोनों चुपचाप गुप्त रास्ते से सुरंग से गुजरे। आओ, यह रास्ता महल के बाहर दूर जंगल में निकलता है, मगर तुम्हें ऐसी जगह लेकर चलूंगा जहां तुम्हारे पिताजी कभी खोज नहीं पाएंगे। अब तुम मेरे अब तुम्हारे साथ हूँ। तुम कहीं भी मुझे ले चलो। तुम्हारी मर्जी के बिना मैं अपने कभी पिताजी से नहीं मिलूंगी। तुम्हारे इस तरह गायब हो जाने से लोग किस तरह तरह की बातें करेंगे। तुम मेरे साथ हो तो मुझे किसी की परवाह नहीं। बड़ी विचित्र जगह है, मंदिर मैंने पहले कभी नहीं देखा। वर्षों से यहाँ कोई नहीं आता। मेरे दादाजी ने कभी बनवाया था। मंदिर में पहुंचकर अचल का मन बदला। राजकुमारी, मैं बहुत गरीब आदमी, तुम्हारा पेट भी नहीं भर सकता। तुम चाहो तो लौट जाओ। नहीं, मैं अब वापस नहीं जाऊंगी। लेकिन हम खाएंगे क्या? यहाँ जंगल में फलदार वृक्षों की भरमार है। तुम आओ मेरे साथ। दोनों मंदिर से बाहर आए। वो देखो, हमारे रहने के लिए मकान सुरक्षित है। यहाँ दिन में कोई नहीं आता। फिर भी तुम एक बार नगर में जाना ही होगा। तब तक तुम यहीं रहो। और सुबह होते ही राजा नीलम की महल से गायब हो पाया और चिंतित हो उठा। लगता है रानी किसी ने हमारी बेटी का अपहरण कर लिया। हाय मेरी बेटी, अब लोगों को क्या मुंह दिखाएंगे? रो न मत महारानी, यह जरूर फांसी पर लटकाए उस पापी के किसी साथी का काम है। किसी का भी हो, मैं अपनी बेटी की को सही सलामत चाहिए, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। काफी कुछ सोचने के बाद राजा ने अपने मंत्री को बुलाया। महामंत्री, हमारे खजाने से एक शाही नीलम चोरी हो गया है। राज्य में बुनियादी करवा दो। जो उसका पता बता देने वाला को भारी इनाम दिया जाएगा। जो क्या महाराज। और महामंत्री के जाने के बाद देखा महारानी, इस तरह हमारी बेटी की और किसी का ध्यान नहीं जाएगा। इस बीच मैंने उसे कहीं भी खोज निकालूंगा और हमारी बदनामी से बच जाएंगे। यह आपने अच्छा किया। उसी दिन नगर में घूमते घूमते अचल ने राजकुमारी राजा की मनाली सुनी। सुनो सुनो सुनो, नगरवासी सुनो, राजा के खजाने से एक शाही नीलम चोरी हो गया है। जो भी उसका पता देगा उसे राजा की ओर से भारी इनाम दिया जाएगा। वाह, क्या तरकीब निकाली है बेटी को खोज निकाले की। नगर में जल्दी ही चुपचाप छिपता छिपता अचल जंगल में राजकुमारी के पास पहुंचा। उसे सारी बात बताई। वाह, नीलम से पिताजी का तात्पर्य मुझसे है। अब तुम क्या करोगे? सबसे पहले मैं अपने भाई के शव को प्राप्त करना है, जिसे राजा ने चौराहे पर खंभे पर बांध कर छोड़ा हुआ है। दूसरी ओर देखो भाई, कोई इस मुद्दे के लिए शोक करता हुआ इस शव की दाह संस्कार करने की नीयत से यहाँ आए तो उसे फौरन बंदी बना लेना। जो आज्ञा महाराज। और आधी रात को यहाँ, जब तक कि मैं अपने भाई का दाह संस्कार न कर लूँ मुझे शांति नहीं मिलेगी। दूसरे दिन अलख जगाता हुआ अचल अपने भाई के शव के पास पहुंचा। अलख निरंजन, ए वहीं रुको, आगे मत जाना। साधु को रोकना है बच्चा, क्यों अपना सर्वनाश बुलाता है क्या? भाग यहाँ से। उफ, हाय मेरी अमृत देही जैसी जैसी देही, अब क्या करूं? अब रोता क्यों है? ला मुझे दे ये खप्पर। नहीं, मैं अपना खप्पर नहीं दूंगा। देना कैसे नहीं पाखंडी। और सिपाहियों ने खप्पर छीन लिया। वाह, क्या वास्तव में दही बहुत मीठी है। मजा आ गया। यह दही तो अमृत है, अमृत। इसका मतलब इस तरह माला जप सकता है। और दूसरे दिन अचल ने एक ग्रामीण युवती का कर धारण करके वहां पहुंचा। दही ले लो, अमृत से मीठी दही ले लो। दही दही वाली इधर आना रानी। ए दरोगा जी, रानी वानी नहीं बोली। हमका हमारा मर्द मुनि है, गर्दन मरोड़ देगा। हमारी दही लेना है तो बोलो। लेना क्यों नहीं है, चखा दो सद्दा मुझे भी। क्यों दरोगा जी, है ना अमृत दही? मेरी दही अमृत से भी मीठी है रानी। क्या बात है। और दूसरा मिली दही पीते ही कुछ ही पलों में सिपाही अचेत हो पड़े रहे।
इनसे पहले होसाई ने मैं अपने भाई का अंतिम संस्कार संस्कार करना है। दूसरे क्षण, दुष्ट राजा, तूने मेरे भाई को जान ली है, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। अगला, जंगल में पहुंचकर अंचल ने अपने भाई की भाई चल की दाह संस्कार कर दिया। उप आज नाकिला रह गया बेचारा चल। और चल के शव गायब हो जाने से राजा बौखला हो गया। मंत्री, बड़े शर्म की बात है कि चोर ने हमारी आंखों में धूल झोंककर सबको उतार ले गया। याद रखो, अगर उसका चोर न पकड़ा गया तो तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। और अचल राजकुमारी से कहा, राजकुमारी, अगर मैं यह राजा तुम्हें राजा को सौंप दूं तो मुझे मुंह मांगी दौलत मिल सकती है। मैं जानती हूँ तुम ऐसा कभी नहीं करोगे, तुम्हें दौलत नहीं अपने भाई का बदला चाहिए। हाँ ये ठीक है, पर मैं क्या करूँ, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। हाँ फिलहाल यह समस्या तुम्हारे लिए सामने है। कुछ देर सोचकर राजकुमारी असल से कहा, मेरी मानो तो तुम बदले का विचार त्याग दो। तुम्हारा भाई तो अब पुनर्जीवित होने से रहा नहीं, मैं बदला जरूर लूंगा। ठीक है, फिर जब समय अनुकूल हो जाए तो तुम बदला ले लेना। अभी यहाँ से चलो, हमें किसी दूसरे राज्य में चलते हैं। दूसरे राज्य में? हाँ, जहाँ हम कभी पकड़े न जा सके और तुम बदला कैसे लोगे? पकड़े पकड़े जा सकते हो, बदला कैसे लोगे? अचल ने राजकुमार की बात मान ली। तब वह राजकुमारी को अपने सारे जेवर उतार दिए। तुमने यह क्या किया? आभूषण क्यों उतार दिए? इसलिए कि लोग मुझे राजकुमारी न समझे। इन आभूषणों को बेचकर कोई व्यापार कर लेना। परंतु अचल ने राजकुमारी के आभूषण जंगल में कुएं में फेंक दिए। राजकुमारी, मैं तुम्हारे आभूषणों से नहीं, अपने पुरुषार्थ से धन कमाऊंगा। और कई दिनों तक चलने के बाद दोनों एक दूसरे राज्य में पहुंचे। हटे रास्ता दो, यह क्या तमाशा है? पीछे हट जाओ, यह पागल हाथी मालूम पड़ता है। लेकिन अगर इसी ने किसी को मार डाला तो? तभी चमत्कार हुआ। वह कमाल कर दिया गजराज ने। अरे, और दूसरे ही पल, महाराज वीर भद्र की जय। तभी एक पुरुष, राज्य पुरुष आगे बढ़ा। चलिए महाराज, महल में को पवित्र कीजिए। मैं? महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं ठीक कह रहा हूँ महाराज। गजराज ने इस राज्य का यह पुराना नियम है। कैसा नियम है? कमाल है। ये, यही कि यहाँ का राजा स्वर्गवासी हो जाता है तो गजराज जिसे भी चुने वही राजा बना दिया जाता है। कुछ देर बाद अचल राजकुमारी के साथ सवार हाथी पर सवार हो गया। महल की ओर चल दिया। महाराज वीरभद्र की, देखो ईश्वर का चमत्कार। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मुझे बलि का बकरा बनाया जा रहा है। सबसे बोलो। राजमहल में एक काली अधेड़ औरत ने चंचल का स्वागत किया। ओम जगदीश हरे। और महल में सुंदरता कक्ष। अचल स्नान के बाद राजसी वस्त्र पहना दिए। वह, इन वस्त्रों में तुम बिल्कुल महाराज लग रहे हो। लग रहा हूँ क्या? मतलब अब मैं चंद्रनगर का महाराज हूँ। तभी महामंत्री वहां उपस्थित हुए। आइए महाराज, लगन मुहूर्त निकला जा रहा है, जल्दी कीजिए। लगन मुहूर्त? कैसा लगन मुहूर्त? महाराज, यहाँ का नियम है कि यदि स्वर्गवासी महाराज की पत्नी जीवित है तो नए महाराज को राजगद्दी पर बैठने से पहले उन्हें विवाह करना पड़ता है। नहीं? तभी महाराज महारानी कक्ष में प्रवेश किया। यह इतनी देर क्यों लगा रहा है महामंत्री जी? चलिए यह फेरे लगवा दीजिए। क्या? वाह, क्या किस्मत है। नहीं नहीं, मैं यह शादी नहीं कर सकता। जिद न कीजिए महाराज, यह तो विधि का विधान है। अब मान भी जाइए महाराज। महामंत्री जी, यह आसानी से न माने तो इसे जबरदस्ती पकड़कर यहाँ से यह राजगद्दी खाली नहीं हो रह सकती। और राजा अचल ने महारानी की आज्ञा माननी पड़ी। ओम नमो स्वाहा। मुफ्त में मारा गया बेचारा। स्वाहा। विवाह के तुरंत बाद महारानी के कक्ष में, युवक, तुम हमें एक नीच औरत के रूप में देख रहे होगे कि हमने तुम्हें इस उम्र में विवाह करने की क्या नाटक किया? नाटक? हाँ, यह विवाह नहीं, एक नाटक था जो हमें मजबूरी में करना पड़ा, वरना तुम्हारी उम्र हमारे बेटे जैसी है। आपकी बातों में बड़ी रहस्यमय है महारानी। आखिर यह सब नाटक कैसे क्यों किया? ताकि हमारा उस दुष्ट कर्मवीर और उसके पति को मौत का बदला ले सके। कर्मवीर? वीरपुर का राजा?
हाँ, वही दुष्ट जिसकी बेटी नीलम को तुम भगा कर लाए हो, जिसके तुम्हारे भाई अचल के बीच चौराहे पर फांसी से मार डाला। हाँ, यह सच है, परंतु तुम्हें क्या सब ये कैसे मालूम? मेरे जासूस पूरे क्षेत्र में फैले हुए हैं। उस वक्त तुम्हारे पीछे लगे हुए थे जब तुमने अपने भाई के शव को सिपाहियों के उल्लू बनाकर प्राप्त किया। ओह, वह आपके यह शादी क्यों रचाई? इसलिए कि तुम्हें जैसे दिमाग वाले आदमी की जरूरत थी। मैं राजगद्दी सौंप सकूं और अपना बदला ले सकूं। गजराज को सिखा पिटा कर मैंने मेरे आदमी ने तुम्हारे सामने पहुंचे ताकि तुम्हारे राजा घोषित किया जा सके। लेकिन अब घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुम्हें यहाँ कहा ना, यह विवाह एक नाटक है। तुम्हारा असली शादी नीलम से ही होगी। परंतु तुम्हें करना क्या होगा, यह मुझे साफ साफ पूरी बात बताइए। अचल, शायद तुम नहीं जानते कि राजा करमबीर की पत्नी मेरी छोटी बहन है। अरे, फिर तो वह दुष्ट आपके पति की हत्या करा दी। यह कैसे, यह सब कैसे क्यों हुआ? अचल अचल सताल पर गने में वीरपुर और चंद्रनगर, ये बड़े दो राज्य। मेरा वीरपुर राज्य के कंचननगर से मेरी पिता कंचननगर के मुखिया थे। मेरी बहन चंद्रा सुंदर थी और मैं बदसूरत। एक दिन हमारे घर के पास से गुजर रहे चंद्र ने वीरसेन को मेरी छोटी बहन चंद्रा को देखा। आह, क्या रूप है! काश मैं इसका विवाह कर पाता। देखो तो किस तरह घूर घूर कर देख रहा है, लंपट कहीं का। पता नहीं, राजा वीरभद्र दूसरे दिन विवाह का प्रस्ताव मेरे पिता के पास भेज दिया। मुखिया जी, आपकी बड़ी कन्या का भाग्यवा भाग्यवान है। महाराज वीरभद्र आपकी कन्या चंद्रा के लिए विवाह का प्रस्ताव भेजा है। महाराज को प्रस्ताव मुझे स्वीकार है पंडित जी। मेरा यह अहोभाग्य है। और निश्चित दिन पर गाजे बाजे के साथ मेरी बहन का ब्याह होने आया। लेकिन उस समय घर पर एक दूसरा ही कांड हो रहा था। अरे मुखिया के बच्चे, तेरे रहते यह चंद्रमुखी का विवाह दूसरे राज्य में कर रहा है। धन धनी, छोड़ दे मेरी बेटी को, मेरी इज्जत बख्श दो। रामदादे, तू रोकेगा मुझे? हट सामने से। बापू, अब मैं क्या करूं? बेटी कृष्णा, मैं राजा को क्या मुंह दिखाऊंगा? राजा वीरभद्र को पता चला तो वह गुस्से में भर उठा। मंत्री वीरपुर पर इसी समय हमला बोल दो। उस दुष्ट का इतना साहस! थोड़ा सब्र कीजिए महाराज, मंत्री ने राजा को समझाया। महाराज, इस वक्त हमला करने से करमवीर का कुछ नहीं बिगड़ेगा पाएंगे। वह जिस लड़की के पर जिस लड़की के पैर इस एक बार जोड़ी से बाहर निकल जाएं, उसे क्या आप नहीं? लेकिन राजा वीरभद्र खाली हाथ लौटना अपनी जगह सही समझा, नहीं करवाना चाहते थे। उन्होंने मजबूरन मरते हुए मेरे बाप से मेरा हाथ मांगना पड़ा। महाराज, आपसे ब, मेरी इज्जत रख ली और मेरे सिर पर एक बड़ा भारी बोझ उतर गया। भगवान आपका भला करे। मुखिया जी, हम कृष्णा को पूरे सुख से रखेंगे। किंतु उस दिन के से हम दोनों राज्य में घर दुश्मनी हो गई। और फिर 20 वर्ष बाद करमवीर ने एक दिन मेरे पिता से मिलने आया और हम लोग बहुत बहुत दिन तक एक दुश्मनी पाले रहे। आइए हम समझी कर ले और सुख चैन से रहे। निकल जाओ यहाँ से, तुम्हारी सूरत तक नहीं देखना चाहता। किंतु करमवीर तो पूरे इंतजाम से वहां आया था। नहीं चाहता तो यह ले। ओह, ओ हत्यारे, मैं तेरा खून पी जाऊंगी। गुस्सा मत करो रानी, तुम्हें अपना पति समझो और यह राजा मेरा। परंतु इस राज्य पर अधिकार करने की अपनी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो सकती। मेरे वफादार सैनिक तुझे खदेड़ दिया। मैं उस कमीने को जीवित नहीं छोड़ूंगा महारानी जी, परंतु उसे ताकत से नहीं बल्कि छल से अब मारना होगा। उसे जैसे अ, उसके पति को मारा, क्योंकि उसकी ताकत बहुत ज्यादा है। ऐसा ही होगा महारानी जी। मैं आपका वह बदला उससे जरूर लूंगा। जिस दिन तुम इसका इंतजाम कर लोगे यहाँ चल, उसी दिन नीलम से तुम्हारी शादी होगी और यहाँ का राजा भी तुम ही, बाद में भी तुम रहोगे। राज्य का मुझे लालच नहीं है महारानी जी। अचल अपने कक्ष में लौटा और नीलम कहीं दिखाई नहीं दी।
महामंत्री जी, मेरे एक लड़की थी, वो कहाँ चली गई महाराज? शादी होते देख वह खिसक जाना चाहती थी, पर हमने उसे बंदी बना लिया। वह कहाँ है? उसे मेरे सामने लाओ। जो आ गया महाराज। थोड़ी देर बाद नीलम सामने लाई गई। अब मेरा यहाँ क्या काम? अपने राज्य मिल गया और पत्नी भी मिल गई। मैं तुम कहाँ भागी जा रही थी? अचल के सिपाहियों को वापस भेजकर नीलम को पूरा किस्सा सुनाया। अब बोलो, क्या कहती हो तुम? उफ, मैं नहीं जानती थी मेरे पिता हत्यारे ही नहीं, इतने नीच भी हैं। मुझे शर्म आ रही है उन्हें अपना पिता कहते हुए। दूसरे दिन अचल और नीलम छदन वेश धरकर वीरपुर पहुंचे। तुम जाओ, जैसा कहती हूँ वैसा करना, ठीक है? नीलम महल में करमवीर के पास पहुंची। महाराज, दुआई हो। राजकुमारी जी का एक गुप्त संदेश लाई हूँ। हमारी बेटी कहाँ है वह? क्या संदेश लाई है, जल्दी बताओ। और राजा ने तत्काल सिपाही को वहां से हटा दिया। हाँ हाँ, आप बोलो, क्या संदेश है? महाराज, मंदिर वाले जंगल में मेरे मेरे धनी ने एक के साथ उसे जाते देखा। वह युवक उसके साथ जबरन ले जा रहा था। राजकुमारी जी बहुत रो रही थी। हाय, मेरी बेटी कहाँ है है वह? पता नहीं उस पर क्या जुल्म ढाए जा रहे रहेंगे। तुम चुप रहो, तुम्हारे रोने धोने से उसका पता नहीं लगेगा। मुझे पूरी बात पूछने दो। कुछ भी पूछो, पर मेरी बेटी चाहिए। महारानी जी, बेटी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन मेरा धनी बोलता है कि महाराज के वेश बदल कर अकेले चंद्रनगर चलना होगा। वह युवक राजकुमारी को लेकर एक सराय में ठहरा हुआ है। मैं चलता हूँ। कहाँ है तेरा धनी? राजकुमारी अपने पिता को लेकर जंगल में पहुंची। इधर से आइए, आगे फकीर की मडिया पर मेरा धनी मिलेगा, वहीं आपको सराय तक ले जाएगा। और नीलम राजा को लेकर एक टूटे फूटी मड़ैया में पहुंची। आइए आइए महाराज, अच्छा किया आप अकेले आए। महाराज, यही है मेरा धनी। जंगल से निकलकर तीनों चंद्र नगर की ओर सराय सराय से बाहर पहुंचे। महाराज, मैं आपको करमू कहकर पुकारूंगा, नहीं तो आप पहचान लिए जाएंगे। ठीक है, पर मेरी बेटी कहाँ है? भीतर, हम उसे देख कर आते हैं। तब तक इस बैठ बैठ को लेकर यहाँ बैठे करमू करमू। हाँ, ठीक है, जल्दी लौटना। और अचल सराय में प्रवेश करके नीलम के साथ पिछले दरवाजे से बाहर निकला। नीलम, तू सीधी महल जा और इसे लेकर वहीं आता हूँ, जैसी अब तुम्हारी मर्जी। और नीलम जाते ही अचल अपने ग्रामीण भेष उतार फेंका और राजसी पोशाक घोड़े पर सवार हो गया। आज्ञा महाराज। कोतवाल, सराय के सामने एक चोर बैठा हुआ है, करमून नाम है उसका, उसे पकड़कर दरबार में पेश करो। कोतवाल का जवाब सुने बिना ही अचल पालकी के पीछे घोड़ा दौड़ा दिया। सराय के सामने। ए, कौन हो तू? यहाँ क्या कर रहा है? सरकार, मेरा नाम करमू है, मैं अपनी बेटी को खोज रहा हूँ। करमू, इस पोटली में क्या है, दिखाओ। नहीं नहीं, यह मेरी है। तू चोर है साला, इस महल के जेवर चुरा कर लाया। पकड़ लो इसे, मस्त के कस दो इस साले की। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। और कुछ देर बाद कोतवाल राजा की मुस्तैदी कसकर दरबार में ले चला। चोर चोर, मारो साले को। नहीं नहीं, मैं चोर नहीं हूँ। कोतवाल के र... कोतवाल राजा को लेकर दरबार में पहुंचा। करमवीर आंचल को राजगद्दी पर बैठा देखा, चौंका। धनी, तुम तुम यहाँ के राजा हो और तुमने मुझे धोखा दिया? क्यों? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों भूल गए? अब तुमने मेरे भाई को सरेआम चौराहे पर फांसी लगाई थी, तो वो तुम्हारा भाई था। हाँ, पर उसने पास चोरी का कोई माल बरामद नहीं हुआ, जबकि तुमने चोर को माल सहित पकड़ा गई हो। इसके अलावा तुम्हें अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करके मुखिया की बेटी को जबरन उठाया और उसकी बहन का सुहाग को छल से मिटा डाला। उस तो, और उसका राजा हड़पने के लिए बुरी दृष्टि डाली। यह एक लंबी सूची तुम्हारे गुनाहों की। बोलो, तुम्हें क्या सजा दी? महाराज, इस दुष्ट को मौत की सजा दीजिए। इसे हमारे हवाले कर दीजिए महाराज, हम इसकी बोटी बोटी कुत्ते को खिला देंगे। हाँ, मैं हत्यारा हूँ, गुनाहगार हूँ, चोर हूँ, मुझे फांसी पर चढ़ा दो। अब केवल और अधिक अपमान नहीं सह सकता। ठीक है, इसे फांसी पर चढ़ा दो, यह हमारी आज्ञा है। तभी
महारानी कृष्णा नीलम के साथ दरबार में आई। ठहरिए महाराज, भले ही इस दुष्ट ने मेरे पति की हत्या करी, किंतु मैं अपनी बहन के घर उजड़ते नहीं देख सकती। आप इसे माफ कर दीजिए। ओह, यह तो वीरपुर का राजा करमवीर है। इसने हमारे हवाले कर दीजिए महाराज, हम इसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। रुक जाओ, कोई आगे नहीं बढ़ेगा। यदि महारानी जी ने इसे माफ कर दिया तो हम भी इसे सजा नहीं देंगे। खोल दो इसे, बंधन मुक्त पिताजी। और अंत में राजा करमवीर ने अपनी बेटी नीलम को अचल से नीलम का ब्याह अचल से कर दिया। सुखी रहो, यह राज्य संभालो और मुझे भगवान का भजन करने दो। मैं गुनाहगार हूँ, मुझे कभी चैन नहीं मिलेगा। कैसे सुंदर जोड़ी है। समाप्त दोस्तों।